अच्छा जी, तो HTML हमारी होगी और अब हम CSS कर रहे हैं। CSS आप w3schools.com से CSS क्या है, CSS का ट्यूटोरियल हो गया आपका, CSS का ये थोड़ा सा सिंटैक्स हो गया, CSS का इंट्रोडक्शन कि CSS is language we use to style a web page. CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at all once. External style sheets are stored in CSS files. हुआ क्या कि ये लैपटॉप बंद हुआ और जो रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो ख़त्म हो गई। जा रहा है कि रिवीजन हो जाए आप लोगों की। ये YouTube पे वीडियो करते हैं वो कटिंग करते हैं, पूरा लेक्चर ही होता है, पूरा लेक्चर होता है। इतना टाइम बातें होती हैं तो जैसे आप कैसे ऐसे बात कर वहाँ भी वर्किंग नहीं हो रही, लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा हूँ वीडियो नहीं होती है तो बाकी की बात आती है। ओके जी, ये आपके पास स्टाइल शीट्स के बगैर, ठीक है, HTML आप लोग एक ही HTML को मल्टीपल स्टाइल शीट्स के साथ कनेक्ट करके उसको डिफरेंट स्टाइल्स कर सकते हैं। स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2 हो गया, 3, 4 और अगर विदाउट स्टाइल शीट देखें तो ये आपके पास विदाउट स्टाइल शीट। वाई यूज CSS, ये आपके और CSS सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। जब CSS नहीं थी तो उससे पहले आपके पास HTML में ही एलिमेंट्स होते थे, लाइक फॉन्ट, कलर, BG कलर, इस तरह की चीज़ें। तो CSS ने बहुत सारा काम आपका आसान कर दिया। ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं H1 डिक्लेरेशन, कलर कर्ली ब्रेसेस में, कलर उसकी वैल्यू ब्लू, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू 12 पिक्सेल्स। उसके बाद सेलेक्टर्स आपके पास सिंपल सेलेक्टर्स हैं, नेम, एलिमेंट नेम, ID के साथ और क्लास के साथ। कम्बिनेटर सेलेक्टर्स, रिलेशनशिप बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल डिव के अंदर जितने H1 हैं आप उसको टारगेट कर सकते हैं। कोई ID दे दें जिस पैराग्राफ को ID मिली हुई है, उस पैराग्राफ के अंदर जितने भी स्पैन एलिमेंट्स हैं आप लोग उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके कम्बिनेटर सेलेक्टर्स। उसके बाद सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर ये भी आपने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 पिक्सल का है, लेकिन मैंने वो पिछली वीडियो देखी पिछले बैच की, उसमें आपने 16 पिक्सल का, वो बॉडी के फॉन्ट साइज। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ आपका है वो 16 पिक्सल्स का है, ठीक है, लेकिन H1 जो है वो आपका 32 पिक्सल्स का है। सब कुछ हेड के अंदर करेंगे, ये हमने सब कुछ हेड के अंदर नहीं करना। आपके पास 3, अच्छा ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, स्टैटिक साइन, आपके पास 3 तरीके हैं CSS को लिंक करने के। देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट CSS। एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल फाइल बनती है जिस तरह हम HTML की फ़ाइल बनाते हैं उस तरह CSS की फ़ाइल .css, ठीक है। बेस्ट वे एक्सटर्नल CSS है। इंटरनल CSS जो हम हेड एलिमेंट के अंदर करते हैं, हेड एलिमेंट के अंदर आप स्टाइल एलिमेंट लेंगे और स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप लोग सेलेक्टर वगैरह यूज़ करेंगे। फाइल है ये वाली, इनसे जो हमारा क्लाइंट होगा उसका कोई लिंक होगा, उसको हम फाइल देंगे या उसको हमारा जो एंड वर्क होगा वो देंगे? दोनों देते हैं। तो उसको इस रिक्वायरमेंट कोई होगी कि उसको एक्सटर्नल चाहिए, इंटरनल चाहिए? ये आप लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी कि आप लोग एक्सटर्नल में करेंगे। और इससे गूगल का कुछ लिंक होगा, कोई गूगल नहीं यूज़ करते हैं कि ये वाला? नहीं, ये क्या मतलब अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि एक्सटर्नल में काम आसान होता है आपका, तो आप लोग खुद कहेंगे कि एक्सटर्नल करेंगे जी। सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो हम यूज़ करेंगे वो उसको बताएंगे कि नहीं हम ये चीज़ नहीं, उसने बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी बता देनी है कि मुझे रिएक्ट में चाहिए या रिएक्ट नेटिव में चाहिए या बैकएंड जो है फायरबेस में चाहिए या फिर आपको Node.js MongoDB के साथ चाहिए। इनमें कोई ऐसा है जो सब में चलता हो? मतलब तो सर सब में चलता हो, जैसे ये रिएक्ट और ये दूसरे बाकी बताए हैं, ये सब में चल सकता है? सब में चलने से मिला टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजीज में चल सकता है। रिएक्ट एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद Next.js एक अलग फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट ही। React.js है, Next.js है, Vue.js है, एंगुलर भी आया था, एंगुलर तो ख़त्म हो गया है वो गूगल इस टाइम। रिएक्ट लेटेस्ट यही है इसका। लेटेस्ट से तो नहीं मुराद कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है, ठीक है। क्योंकि ये इंटरनल CSS, ये आपकी इनलाइन CSS और मल्टीपल स्टाइल शीट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्डर
हम यहाँ पढ़ते हैं ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इनलाइन स्टाइल, ठीक हो गया जी। तो अगर आप किसी HTML एलिमेंट में इनलाइन में स्टाइलिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल P को टारगेट किया और कलर ऐड कर दिया, आप एक्सटर्नल में भी जाके इंटरनल में जाके आप लोग P टारगेट करते हैं और कहते हैं कि कलर हमारा रेड कर दो, तो बाकी सारे एलिमेंट्स का कलर रेड होगा, लेकिन हमने इनलाइन एलिमेंट में जाके इनलाइन स्टाइलिंग जो की थी उस एलिमेंट में, उसका कलर वही रहेगा जो हमने इनलाइन में किया हुआ था। उसके बाद आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट रहता है। जिस तरह ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है, बॉडी को मार्जिन मिला होता है 8 पिक्सल्स। आप लोग किसी भी ब्राउज़र में देखें बॉडी को, हर ब्राउज़र में तो नहीं लेकिन क्रोम ब्राउज़र में या डिफरेंट ब्राउज़र में मार्जिन 8 पिक्सल्स मिला होता है, तो इस तरह से स्पेसिंग आती है, तो उस चीज़ को भी फिर कंट्रोल किया जा सकता है। बॉडी को मार्जिन मिला मतलब आप लोग वेब डिप्लोमेट 2 HTML5 था, अब आपका आ जाएगा CSS3। इसमें आप लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, प्रोजेक्ट 1 के नाम से, और इसको आप लोग अब करेंगे ओपन विद कोड। सर CSS का काम भी इसी में करना है, कोड विजुअल स्टूडियो। आप लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन भी इस पर होगी। बेसिकली VS कोड तो एक कोड एडिटर है ना, तो कोड आप लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। बेशक यही CSS का काम भी आप लोग नोट पैड में कर लें अगर कर सकते होंगे तो। ओके जी, मेन फाइल हमारी कौन सी, index.html। HTML5 के मैं इसका स्ट्रक्चर बना लें CSS1। तो मतलब कि फिर हम रात जो असाइनमेंट थी क्लास में, उसमें आपने जो दिया था वो कर्जेस नागर एक पैराग्राफ था नीचे जी, ठीक है। वो पहले तो मैं लिखने लगा ना, तो मेरे पास टाइम कम थी, अभी मैं दोपहर की बात 3 बजे, मैंने कहा बहुत टाइम लगी ना टाइपिंग स्पीड देंगे। फिर मैंने कहा जो लिखने का टाइम है ना वो मैंने गूगल से इसको ढूंढ लूँ, तो मैंने काफ़ी कीज़ वगैरह यूज़ की जिसकी वजह से मुझे वहाँ से मिल गया। मैंने वहाँ से कॉपी करके ना वो पैराग्राफ लिख तो लिया था। लेकिन यही अगर हम अपने जो होगा प्रोजेक्ट हमारा क्लाइंट से मिलता है, उसमें हम गूगल से कुछ इस तरह पैराग्राफ कॉपी करके लिखते हैं, तो वो गूगल को पता चल जाएगा, पता तो लग जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा आपको। कॉपीराइट्स वगैरह उसमें कंटेंट भी नहीं आता कॉपीराइट्स का आपका इशू। ओके, बॉडी में आपका स्ट्रक्चर हेडर, मेन और आपका फुटर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम आपका आउट हो जाएगा। ऑलराइट जी, मेन पे ही आ जाए डायरेक्ट, और मेन पे आपका H1 लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और आप इसको सर .css नहीं आएगा, Go live। index.css। HTML तो आपका यही है। अच्छा जी, अब ये देखें, आपका ये मार्जिन है, आपको यहाँ से लेफ़्ट से थोड़ी स्पेस नज़र आ रही है, टॉप से भी नज़र आ रही है, ठीक है। उसी तरह लेफ़्ट और राइट, अगर आप इसको काफ़ी सारा लिखते हैं तो ये देखें आपको यहाँ से भी स्पेसिंग नज़र आएगी। एक चीज़, मैंने जो वो पैराग्राफ था ना, वो ऐसे ही लाइन में लिखा जैसे भी आपने एक लाइन में लिखा, उसमें मैंने लाइन ब्रेक नहीं की, ठीक है। तो वो उसमें मुझे ये लगा कि उसको ऐसे इसलिए करना चाहिए कि किसी भी स्क्रीन में फिट आ जाएगा, वो बेहतर है, या उसको ब्रेक लाइन करना चाहिए। ब्रेक लाइन तो तब करेंगे ना जब आपको लाइन ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत नहीं, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ में कहीं लाइन ब्रेक करनी है तो फिर लाइन ब्रेक होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। वरना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसमें तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो आपका इसमें होता है ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो आपका इसमें होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा जी, अब ये इसमें जाके बॉडी, आपका ये बॉडी देखें, ये आप लोगों को लेफ़्ट और राइट साइड पे ये ऑरेंज नज़र आ रहा है ग्रीन के, ठीक है। तो बेसिकली ये मार्जिन है, आपको यहाँ से देखें ये मार्जिन का पता लग जाता है कि मार्जिन आपको टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट से 8 पिक्सल्स मार्जिन मिली हुई है, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं खुद से, वैसे तो ख़त्म ही करते हैं हम मार्जिन रखते ही नहीं है बॉडी में। तो अब यहाँ पे देखें बॉडी को, अगर आप लोग मार्जिन 0 कर दें
तो ये 7 आ गया, ठीक है। सर ऊपर से अभी भी स्पेस है, वो H1 की है, वो H1 को मार्जिन, अब H1 को भी आप लोग मार्जिन 0 कर दें तो ये टॉप बटन से ये भी ख़त्म हो जाएगा। सर ये खत्म कहाँ से कर रहे हैं मार्जिन? यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये टेम्परेरी है, ये डेवलपर टूल है, ठीक है। तो डेवलपर टूल आप लोग यूज़ करते हैं इस तरह चेंजेस करने। अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँगा तो दोबारा डाटा वैसे आ वो जाएगा। जस्ट सिर्फ दिखाने के लिए है। सिर्फ यहाँ पे टेम्परेरी चेक करने के लिए अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें तो क्या होगा, वरना यही काम हम यहाँ पे करेंगे। आप लोग प्लीज़ दोबारा बताइएगा कि कैसे काम किया सकते हैं। जी, टेम्परेरी का सकता है। आप लोग राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का डेवलपर टूल्स हैं, इसमें आप लोगों की HTML और यहाँ पर आप लोगों की CSS, ठीक है। जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुँचेंगे तो ये कंसोल का जो टैब है ये जावास्क्रिप्ट के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम एलिमेंट्स में हैं HTML और CSS में, तो ये आपके लिए HTML और CSS यहाँ पर। अब इसमें देखें हेड और बॉडी में हमने क्या क्या यूज़ किया था, हेडर, मेन और ये आपका फुटर, ठीक है। और ये देखें ये जो स्क्रिप्ट है ना, अभी तक हमने कुछ यूज़ नहीं किया, लेकिन ये साथ में आपको बता रहा है कि कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। जो लाइव सर्वर हम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेरी तौर पर जब तक हमें लाइव सर्वर पे मौजूद है तो टेम्परेरी तौर पर वो खुद से कोड को इंजेक्ट करता है इसमें, ताकि वो लाइव सर्वर चल सके। अगर वो नहीं करेंगे तो लाइव सर्वर नहीं चलेगा, ठीक है। और ये ग्रामरली जो है ये बेसिकली क्रोम की एक्सटेंशन है, तो ये भी आपको टेम्परेरी यहाँ पे नज़र आ रही है। मेन जो कोड है ना वो आपका यही है जो आप लोगों ने खुद लिखा है। बाकी क्रोम के अपनी बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, क्रोम का खुद बहुत सारा कोड है जो टेम्परेरी वो इंजेक्ट करते हैं काम को बेहतर करने के लिए, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, बॉडी कहाँ से किया था आपने मार्जिन? मैं आपको बताता हूँ। बॉडी है, बॉडी के अंदर मेन और मेन के अंदर H1, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट डॉट स्टाइल, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जाएं, मार्जिन 0 कर दें तो मार्जिन 0 हो जाएगा। बॉडी में भी मार्जिन है तो इसको भी मार्जिन 0, तो ये भी मार्जिन 0 हो जाएगा। पर ये टेम्परेरी है, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट डॉट स्टाइल है, सपोज जैसे अगर हम एक सिलेक्ट करते हैं, अगर दूसरी भी सिलेक्ट करें तो वो और उसके अलावा उसके एलिमेंट डॉट स्टाइल वो अलग से आएगा। तो जो चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे यहाँ पर ही सेव होंगी नहीं, लेकिन जो आप लोग यहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे सेव होगी, अगर सही वो कॉपी पेस्ट करके जब वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, बॉडी है तो बॉडी में इन लाइन अगर आप स्टाइलिंग करें, स्टाइल मार्जिन 0 सेव करें तो यहाँ पे वो मार्जिन ख़त्म हो गया। अब उसी तरह H1 स्टाइल मार्जिन 0, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको ये बताएगा कि मार्जिन 0 इसको भी मिला हुआ है और H1 को भी मार्जिन 0 मिला हुआ है, ठीक है। ये तो आपकी इन लाइन स्टाइलिंग। आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर आपका एक्वा, तो ये देखें ये आपका पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया क्योंकि हमने बॉडी को टारगेट किया है। अगर आप यही चीज़ सिर्फ H1 को करते हैं, ये आपका H1, ठीक है, सेव करें तो अब सिर्फ H1 को मिलेगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसी तरह आप अगर यहाँ पर P एलिमेंट लेते हैं, स्टाइल कलर रेड, सेव करें तो ये कलर इसका रेड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर इसका बार कैसे आता है? जी सर्च बार नहीं अभी तक हमने पढ़ा, वो आगे आएगा। वो तो इनपुट टाइप सर्च है, इनपुट टाइप सर्च है, बाकी उसकी स्टाइलिंग है। तो सर उसमें डाटा हमारा खुद ही फैच हो जाएगा उस वेबसाइट का? वो तो वक्त के साथ साथ आगे जावास्क्रिप्ट है, फिर एक डाटाबेस है, आपकी सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड का जी हाँ क्या ना बैकग्राउंड में जी ग्राउंड का जी बैकग्राउंड कलर आपका इसको ब्लैक कर दें तो ये आपका देखें
आपका ब्लैक। तो इसमें देखें स्पेसिंग आ रही है आपकी, ठीक है। ये स्पेसिंग क्यों आ रही है? बेसिकली आपका H1 और P में कुछ स्पेसिंग है। अगर आप इसको भी मार्जिन 0 करें तो ये टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। टॉप बॉटम में मार्जिन सर H1 को मिली थी उसी तरह ये P को भी मिली होती है। जैसा जितना हमारा टेक्स्ट है उसी को ही सिर्फ उसको बैकग्राउंड, अगर आप बॉडी को जाके करेंगे बैकग्राउंड कलर येलो, तो बेसिकली बॉडी है, बॉडी के ऊपर मेन है और मेन के ऊपर H1 आया हुआ है, ठीक है, लेयर्स बनी हुई। तो ये देखें, ये आपका फुल बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर H1 है, तो H1 को बैकग्राउंड कलर जब मिला तो वो बॉडी के ऊपर आया हुआ है, तो बॉडी तो वैसे ही पीछे रह गया है, ठीक है। उसी तरह ये आपका पैराग्राफ भी। ये ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लाइन ब्रेक जैसे अभी आता है H1 और P के में सारे ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप इनलाइन में भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो इनलाइन में हम वो लगाएंगे ना, लाइन ब्रेक लगाएंगे, तो लाइन ब्रेक की जगह तो हमने लाइन ब्रेक लगाए नहीं, फिर भी वो वक्फा। हाँ जी, तो वो आना है टॉप से भी बॉटम से भी, हमेशा नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा ना। तो नेक्स्ट लाइन का मतलब कि वो ऊपर से सबसे पहले नीचे लाइन में आएगा, उसके बाद भी आप कुछ लिखेंगे तो वो उसके भी नीचे लाइन में आएगा। जैसा जितना हमारा टेक्स्ट है सिर्फ इसी के पैराग्राफ के वो ब्लैक हो, वो करें। कौन सा? मतलब जो हमारा P है एलिमेंट, ये जो बैकग्राउंड लगाया है हमने सिर्फ टेक्स्ट के पीछे है, बाकी ये जो साइडों पे है ये ना, ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं मीन्स कि ये ना है, तो वो फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको आप स्पैन में ले लें, स्पैन में आपका वो आ गया, और आप वो स्पैन को कर दें। इनलाइन ब्लॉक पे लगा सकते हैं ना इसका? नहीं, वो तो नहीं होना सर। P में इसलिए नहीं हुआ कि जो P ब्लॉक वाला है वो सारे ब्लॉक को करेगा जी, वो 100% भी थे ना। ये आपकी इनलाइन स्टाइलिंग होगी। अगर आप इसको ख़त्म करें और इसे भी ख़त्म कर दें, और फिर आप इसको भी चलिए फिलहाल इसको रहने दें, और यहाँ पे जाके आप स्टाइल एलिमेंट, ये आपकी इंटरनल इनलाइन स्टाइलिंग दी थी, अब ये आपकी इंटरनल स्टाइलिंग, इंटरनल आपकी हेड सेक्शन में आ रही थी उस फाइल में। सर वो जो बटन शो होते थे, आप जो बटन प्रेस करते थे वो ऑन कर दो। ठीक है सर, बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, फिर मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया, कौन सा चलेगा? वो आपका कोड टॉप से बॉटम वर्क करता है, जो नीचे लिखा होगा वो काम करेगा। अच्छा जी, स्टाइल में अब पूछ रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ। H1 आपका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, और नीचे जाके कहीं आप दोबारा से काफ़ी सारे कोई 100, 200, 1000 लाइन्स के बाद आपको याद आता है कि यार मैंने कलर इसका चेंज करना है, तो आप वहाँ पे जाके दोबारा से H1 लिख के बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर देते हैं। तो पूछ रहे थे अब कौन सा चलेगा? तो कोड हमारा हमें पता है टॉप से बॉटम रीड होता है, तो जो उसको बाद में मिलेगा वो वाला काम कर देगा। अच्छा, मतलब ऊपर नहीं आना पड़ेगा वैसे ही करने के लिए, अपना काम नीचे से वही पे अब दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है कि ऊपर कहीं आपने लिखा हुआ है तो फिर आप ऊपर जाके चेंज करें, आपका कोड नहीं ना रिपीट होगा। नजर आ रहा है येलो है तो कहीं ना कहीं यही होगा। हाँ जी, वो तो है। ऐसा भी होता है ना, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें बैकग्राउंड कलर कुछ और है, आप खुद से कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी में नहीं जाके चेंज करते हैं, आप अपनी कस्टमाइजेशन करते हैं। सेव करें तो ये बैकग्राउंड कलर आपका रेड आ गया, आप इसको ख़त्म कर दें, सेव करें तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर अब यही चीज़ आप स्टाइल बैकग्राउंड कलर आप ब्राउन कर दें तो ये अब आपका ब्राउन चलेगा, ठीक है। HTML फाइल के अंदर CSS यूज़ कर रहे हैं, ये HTML फाइल के अंदर CSS हम यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तो अभी हमने सिर्फ H1 को टारगेट किया है, आपके पास कोई हज़ारों लाइन की CSS का कोड हो गया, ठीक है। उसी तरह आपके पास तकरीबन कोई 5000 लाइन्स का कोड है HTML का, तो आप लोग बार बार नीचे जाएंगे, बार बार ऊपर करेंगे, तो एक तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, और उसके बाद आपको
देखना पड़ेगा कि CSS कहाँ पे लिखी है और HTML कहाँ पे लिखी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंड। हाँ यही तो पूछ रहा था कि शायद CSS का कलर और उसका कलर और लैंग्वेज का होता है। कलर कौन सा? मतलब जैसे ये ब्लू कोड ये आ रहा है ना, मैरून रेड और ब्लू कलर के आ रहे हैं कोड, ठीक है, HTML के कोड कलरिंग सॉरी ये वाली ये सारी कोड ये थीम जो हम यूज कर रहे हैं, ये अब HTML यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारे सपोज ये रेड और ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है। अगर CSS यूज करते हैं उसमें कोई और कलर आ रहा होगा तो वो हमें स्क्रॉल करते पता चल जाएगा कि इजीली ये CSS है, ऐसा है वो तो आपको वैसे भी पता लग जाना है, कोड से तो पता लग ही जाना है आपको कि ये HTML है या CSS है, लेकिन आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास जिस तरह हम एसेट्स का फ़ोल्डर बना रहे थे उसी तरह अब आपका एक फ़ोल्डर बनेगा स्टाइल्स का, ठीक है। और इस स्टाइल्स फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी CSS की फाइल्स होंगी वो आप इसमें रखेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जी। हमने index.html यहाँ पे क्रिएट किया तो वो यहाँ पर क्रिएट हो गई थी आपकी, ठीक है। हमने स्टाइल्स का फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया तो वो भी यहाँ पर क्रिएट है, लेकिन इस टाइम ये ब्लैंक है। आप लोग अब इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में फ़ाइल क्रिएट होगी। अगर आप लोग इस फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वो उसमें क्रिएट होगी, ठीक है। और आप फाइल का नेम रख देंगे style.css, तो ये आपकी style.css फाइल बन गई। ये एक ही हम क्रिएट करेंगे फाइल, डिफरेंट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। अगर हम HTML की 4 या 5 फाइल में उनको जो स्टाइल करना है उसके लिए एक भी कर सकते हैं, सबके लिए एक कर सकते हैं, सबके लिए होम के लिए अलग से अलग अलग भी कर सकते हैं। इसमें बेस्ट वे है, इसमें बेस्ट वे ये है कि अब हेडर की जो स्टाइलिंग है वो पूरी वेबसाइट में सेम है, तो आप लेट्स सपोज वो लाइन भी कोई 500 या 1000 लाइंस का कोड है, आप अलग अलग फाइल में वो सारा कोड रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है और कोड भी वेस्ट हो रहा है, आपकी फ़ाइल साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उसकी एक अलग से फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है। हेडर की अलग से बना लें और हेडर को हर फाइल में लिंक कर दें, होम सिर्फ होम में लिंक हो जाए, अबाउट सिर्फ अबाउट में लिंक हो जाए, तो इस तरह आप कर सकते हैं। लोड नहीं पड़ेगा लिंक्स जब लगाई जाएंगे? नहीं। ओके जी, index.html में हमने लिखा था तो पूरा फोल्डर का लिंक लगाएंगे जी, जब लिंक लगाएंगे तो पूरे फोल्डर का लिंक लगाएंगे, नहीं फाइल का लगाते हैं, फाइल को लिंक करते हैं, फोल्डर लिंक नहीं होता आपका, फाइल लिंक होती है। अच्छा जी, बॉडी में आपके पास स्टाइल मार्जिन 0 बैकग्राउंड कलर येलो था, आप इसको ख़त्म करें और आप इस चीज़ को भी ख़त्म करें, तो ये आपकी वेबसाइट इस तरह, ठीक है। बॉडी हमने किया था मार्जिन 0 बैकग्राउंड कलर एक्वा, सेव करें तो ये आपका आ गया, ठीक है। और इसको आप मार्जिन 0, तो ये मार्जिन 0 हो जाएगा और ये आपका। अच्छा, इसी को अगर आप लोगों ने टेक्स्ट लाइन सेंटर करना हो इस H1 को, तो H1 को ही रह के टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। कलर अगर इसका चेंज करना है तो कलर वाइट करें तो वो वाइट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपका CSS का कोड, यही सेम कोड एज इट इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टाइल एलिमेंट के अलावा यही सारा CSS में हम लिखते हैं। इसको आप कट कर लें बेशक यहाँ से और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। सर इसमें उसका जैसे HTML का वो HTML5 नहीं, वो कुछ भी नहीं, उसमें ज़रूरत वो सीधा यही चीज़, हाँ जी, टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती उसमें ना, सिर्फ CSS लिंक होता है। तो ये आपका बॉडी को क्या करो, मार्जिन 0 कर दो और बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, H1 बैकग्राउंड कलर ग्रीन, मार्जिन 0 टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर वाइट कर दो। तो जैसे हमने रखा है इसका नाम स्टाइल CSS रखा है, अगर सपोज जैसे हम हेडर का अलग, मेन का अलग, फुटर का अलग बनाएंगे तो हम ये स्टाइल CSS की जगह कर सकते हैं header.css, header CSS भी कर सकते हैं, about.css, उसमें जाकर पता चल जाएगा। लेकिन हम इसी फोल्डर में बनाएंगे ना स्टाइल, इसी फोल्डर के अंदर, स्टाइल्स फोल्डर के अंदर ही। ओके जी, index.html और अब यहाँ पे देखें आपका
ब्लैंक। हमने लिख तो दिया है लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा। ठीक है, काम क्यों नहीं हो रहा? इस index.html को क्या पता कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये कैसे पता लगेगा? जब हम इसको लिंक करेंगे। और लिंक कैसे करेंगे? आप लोग मेटा के नीचे आ जाएं। टाइटल मोस्टली मीन्स के बड़ी बड़ी वेबसाइट में भी कभी देखें तो हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, हेड से ऊपर पहले। तो आप लोग क्या करें यहाँ पर, क्योंकि ना आप लोगों के पास डिफरेंट स्टाइल शीट्स होंगी, आपके एक वेब पेज में शायद 10-20 लिंक्स भी आ जाएं। ठीक है, डिफरेंट जब हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करते हैं तो इसलिए हम कमेंट कर देते हैं। और कमेंट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, ये चीज़ आती है HTML में कमेंट। तो यहाँ पर लिख दें कस्टम CSS, इससे पता लग जाएगा कि यहाँ पर कस्टम CSS को लिंक किया है हमने। और लिंक करने के लिए आपके पास लिंक में आपके पास रिलेशन आ जाता है। तो रिलेशन इसका है स्टाइल शीट, और href में हम उसका पाथ बताते हैं। तो पाथ के लिए आपके पास स्टाइल्स में style.css फाइल है। ठीक है, सेव करें तो यहाँ पे देखें उस फाइल में जितना भी CSS लिखा था वो भी इसमें अप्लाई हो चुका है। जी, तो ये तो कोड है ना। वैसे अगर आप सिंपल लिंक लिखें, ठीक है, तो VS कोड की मदद से आपको लिंक CSS को हमने लिंक करना है, एंटर करें तो वही चीज़ आ जाएगी आपके पास। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और href में हम उसका पाथ देंगे। सर रिलेशन में और क्या क्या आता है स्टाइल शीट के अलावा? स्टाइल शीट है और फॉन्ट का भी आ जाता है, आइकन का भी। किसके साथ लिंक करना मतलब किस फाइल के साथ? HTML में तो हम लिंक कर रहे हैं ना, HTML में लिंक कर रहे हैं उस फाइल को। तो स्टाइल्स में CSS। ये रिलेशन क्या होता है? कि लिंक हम बहुत सारी तरह, ये देखें ना, आप लिंक लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिंक एटम ऑल्टरनेट। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। अब HTML जो है बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि वेब पेज है ना, वेब पेज हमेशा HTML से ही क्रिएट होता है। PHP है या कोई और लाइब्रेरी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह भी है तो उसमें ये लिंक ही यूज़ होता है। नहीं, नैब तो आपका हेडर में आएगा ना। अब इसमें लिंक आपके पास वेब आइकन, तो रिलेशन उसका शॉर्टकट आइकन आ जाता है। मीन्स के जो आइकन से यूज़ होते हैं आपकी वेबसाइट में वो आपका आ गया। जी, जी, तो यहाँ पे नेट सेट पर है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम गूगल से कोई लिंक पेस्ट कर दें तब भी काम करेगा। ऑनलाइन गूगल पे CSS होती है, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं। जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप का ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ा था। ठीक है, बूटस्ट्रैप हम करेंगे तो बूटस्ट्रैप भी आपको फाइल भी मिल जाएगी। या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज मौजूद है, इमेज आप लोकल प्रोजेक्ट में रख लें या उसको कहीं अपलोड कर दें नेट में, उसका आपको URL मिल जाता है। ऐसे ही है, वो नेट से चलती है। उसी तरह ये CSS फाइल है, आप इसको लोकल रख लें या फिर इंटरनेट पे अपलोड कर दें, आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा और वो फिर आप यहाँ पे URL पेस्ट कर दें। और भी यूज़ कर सकते हैं CSS तो भी कर सकते हैं अगर आप लॉग करते हैं। अपनी वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं या सिर्फ जस्ट देख सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं? यूज़ भी कर सकता होगा। तो वो एक CSS के कोड जो है वो मल्टीपल वेबसाइट पे अप्लाई हो सकते हैं जी। तो अगर मैं चेंज करूँगा CSS में तो वो दोनों वेबसाइट पे चेंज होगा? जितनी भी वेबसाइट में लिंक होगा सब में चेंज होगा। जी, ये हो गया आपका। उसके बाद सेलेक्टर्स आपका हो गया। CSS में कमेंट्स, CSS में भी हम कमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रखा कि बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दो ग्रीन, आप इसको कमेंट कर दें। कमेंट करने के लिए बटन वही है, इसमें जितने भी फाइल्स के कमेंट हैं शॉर्टकट की वही है VS कोड में, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो वो हर फाइल के अकॉर्डिंगली उसमें कमेंट ऐड कर देते हैं। वैसे इसका कमेंट का तरीका है फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, उसके बाद दोबारा स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इस 2 स्टैरिक साइन के अंदर आप जितना मर्जी लिख लें। सिंगल लाइन का भी यही है, मल्टीपल लाइन्स का भी यही है। ठीक है,
शिफ्ट से शिफ्ट प्रेस करें और एरो अप करते जाएं। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन हमने कमेंट कर दिया, मींस के ये कोड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, वर्किंग नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर आएँ और अपनी वेबसाइट में आएँ तो बैकग्राउंड कलर आपका ख़त्म हो गया, और कलर भी वाइट ख़त्म कर दें तो कलर भी ख़त्म हो जाएगा। कमेंट्स हो गया। उसके बाद कलर्स आपके पास, कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम्स। आप लोग कलर जो है किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कलर नेम्स के साथ, RGB के साथ, हेक्साडेसिमल कोड के साथ, HSL के साथ, RGB के साथ RGBA और HSL के साथ HSLA। डिफरेंस क्या है हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी कलर नेम इन CSS अ कलर कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ प्री डिफाइंड कलर नेम्स। तो राउंड अबाउट 140 कलर नेम्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, स्काई ब्लू, लाइट ब्राउन और लाइट येलो, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, वायलट ब्लू, ग्रे, डोजर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, तो इस तरह के कलर, टोमेटो कलर। तो ये राउंड अबाउट 140 कलर नेम्स हैं जो आप लोग यहाँ से देख के यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जितने भी कलर्स हैं वो किस कलर से मिलके बनते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू से, 3 कलर से मिलके हर कलर बनता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो उसी तरह उसमें भी ये देखें कलर नेम्स, और फिर आपके पास RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। आप रेड की क्वांटिटी ऐड कर दें, ग्रीन की ऐड कर दें, ब्लू की ऐड कर दें, 0 से 255 तक, ठीक है। 0 से लेकर 255 तक आप लोग वैल्यू पास कर दें तो वह काम करेगा। करेगा कैसे वो देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज आपके पास एक P एलिमेंट, उसका कलर, तो यहाँ पे देखें आपके पास कलर ही कलर आ जाएंगे, ठीक है। ये कोई 140 के राउंड अबाउट कलर आपके पास, और इस कलर में देखें राइट साइड पे आपको एक कोड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कोड, इसको हेक्साडेसिमल कोड कहा जाता है। आप ये टाइप कर दें, येलो लिख दें, RGB के साथ कर दें, HSL के साथ कर दें, चारों के साथ कलर सेम ही बनेंगे, ठीक है। सर अगर हम वेबसाइट से देखते हैं तो सर डिफरेंट कलर्स आते हैं, मतलब कुछ ऐसे कलर हैं जो से इसके अंदर नहीं है, वो कैसे? रेड, ग्रीन, ब्लू से हम उसमें ऐड कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल येलो आप ऐड करें तो ये आपका येलो ठीक हो गया। रेड कर दें, बल्कि मैं रेड कर देता हूँ, रेड, तो ये आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। अब सेम यही चीज़ है, आप अगर नेम के बजाय RGB के साथ करते हैं तो आप लोग लिखेंगे RGB पैरेंथेसिस। अब सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? R से रेड, तो हम सबसे पहले रेड की क्वांटिटी ऐड करेंगे 0 से 255 तक। 0 का मतलब रेड बिल्कुल भी ऐड ना करो, और 255 का मतलब 100% रेड ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद कोमा लगा के अब ग्रीन की वैल्यू, तो ग्रीन आप कैसे पता चलेगा कि 200 पे कितनी क्वांटिटी हुई है रेड की, और ये कैसे पता चलेगा? वो अंदाज़ा तो नहीं, खैर से वैसे वैल्यू पास की जाती हैं, वरना वेबसाइट्स हैं बहुत सारी कलर्स की, तो वो फिर पास आपको देते हैं जी, परसेंटेज होगी। और बेसिकली RGB से भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, ना ही कलर नेम, हेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके जी, RGB 255, ग्रीन को आप बिल्कुल भी ना लो और ब्लू को भी बिल्कुल भी ना लो, तो ये कलर आपका रेड बन जाएगा। सेव करें तो ये अब भी रेड है। अब सेम यही चीज़ आप हेक्साडेसिमल के साथ करना चाहते हैं, तो हेक्साडेसिमल के लिए आप हैशटैग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल कोड जो है वो होता है 16 डिजिट्स पर, 0 से लेकर 9 तक। ये आपके टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 10। उसके बाद A
ABCDEF, ये टोटल हो गया आपके 6 है। मीन्स के 16 डिजिट्स पर ये कोड मुश्तमिल होता है और 0 से 9 तक वैल्यू होती है या फिर A से लेकर F तक, टोटल 16 वैल्यूज़ होती हैं उसकी। तो अगर आपको कभी G नज़र आ जाए इसका मतलब वो वैलिड कोड नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही कोड होगा आपका। अब इसमें 0 0 का मतलब है कि रेड जो है वो 0 बिल्कुल भी क्वांटिटी ना लो, और FF का मतलब है 100% ले लो, ठीक है। और ये रेड की वैल्यू हो गई। उसके बाद ग्रीन 0 0 और फिर आपके पास आ जाएगा ब्लू, ब्लू को भी आप 0 0 कर दें। सर अगर 0 और FO 50%, 0 और FO ये मेरे ख्याल कोई वैल्यू बनती नहीं है। FF कर ले तो ये आपका FF हो सकता है और 0 0 हो सकता है। नहीं 0 0 आपने कलर ओपन किया तो वहाँ पे F5 था, F5 भी हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा आपका 5F भी हो जाएगा। तो ये 5F का कुछ कलर कुछ इस तरह का बन जाएगा। बाकी अब इसमें आ जाए, यहाँ पर ये VS कोड आपको प्रोवाइड कर देगा। आपने कौन सा शेड लेना है आप पहले उसको वो बता दें, ठीक है जी। तो ये अब उसमें आप ये चीज़ ऐड कर दें और ये चीज़ ऐड कर दें कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। तो ये आप 100% रखते हैं तो 100%, तो इसका कलर कोड आ जाएगा, ठीक है। 168852 सेव करें तो ये वाला कलर बन जाएगा। तो रेड, RGB और हेक्साडेसिमल। इसके अलावा दोनों को कमेंट ना करें तो वो ये लास्ट वाला चूज़ करेगा। फिर भी जो टॉप टू बॉटम आ रहा है ना ये वाला करेगा। उसके बाद आपके पास HSL, HSL स्टैंड्स फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। इसमें क्या होता है कि आप परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी ऐड करते हैं, और ये बेसिकली 360 तक आप लोग 0 to 360 तक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू बेसिकली ये वही चीज़ राउंड अबाउट। उसके बाद सैचुरेशन कितनी और लाइटनेस कितनी, ह्यू ये आपकी 360 डिग्री तक। मीन्स कि ना एक वो आपको मैं दिखाता हूँ HUE कलर, ये ना 360 डिग्री पर ये इस तरह होता है, ठीक है। तो आप लोग किस डिग्री पर जाते हैं, फिर उसमें सैचुरेशन कितनी यूज़ करते हैं और लाइटनेस कितनी यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी कलर में कोई भी कलर ले लें, ये कोई भी ले लें, लाइटनेस आप 100% कर दें, इसका मतलब कि वाइट है बिल्कुल, और 0 कर दें तो वो ब्लैक ही रहेगा। अब बाकी ये लाइटनेस पे काम करता है कि आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपको कलर प्रोवाइड कर देगा। तो ये वैसे भी इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ये इतना यूज़ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो यूज़ होती है वो होती है हेक्साडेसिमल। आप लोग कहीं पे भी देखें, कहीं पे वेबसाइट में दूसरी जगह बॉर्डर पे हमने ग्रीन कलर यूज़ किया, फिर नीचे जाके हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनके बैकग्राउंड पूछ के किए हमने ग्रीन किए, फिर नीचे फुटर के अंदर ग्रीन किए किसी जगह को। तो CSS में हम वो कलर को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि सब कलर एक जैसे हो जाए, जो जहाँ जहाँ ग्रीन यूज़ हुआ हम एक बार ही ग्रीन लिखें और हर जगह वो हर चाहिए जगह का कलर जी, हम वेरिएबल्स में डिफाइन कर देते हैं तो वो हो जाता है। सर ये हेक्साडेसिमल में थोड़े वैल्यूज में कैसे याद होंगी, या फिर वैल्यू से ऐड करके वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना कुछ हेक्स कलर, ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल लेटेस्ट पैलेट्स, आप इसमें आ जाते हैं, इसमें कुछ कलर स्कीम्स वगैरह, ठीक है। एक ये वेबसाइट है, और सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट यूज़ हो रही है coolors.co, ये लिखने ये आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर देगा।
इसमें कलर्स आपको बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे। एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स, और ये आपके ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स, ठीक है जी। इसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे से कलर मीन्स कि आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते होंगे। सर इनके कोड भी नहीं आते जी, आपको इसमें से कोड मिलेंगे, और वो हम उसमें यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपको इसमें से कोई कलर पसंद आ रहा है, ये वाला, आप इस पर क्लिक करें तो ये जो आपको कोड जो नज़र आ रहे हैं ये आपका हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है। आप लोगों ने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दें, सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो आपको वो वाला कलर नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपके पास रेड था, ये वाला कलर, इसको सिलेक्ट करें और इसको पेस्ट कर दें, सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो उसका वो वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखें आपको हेक्साडेसिमल कोड। बाकी मज़ीद भी है, आप लोग इसको ओपन इन दी जनरेटर करें, तो मज़ीद आपको ये इसका कलर कलर व्यू शेड्स, चेक कॉन्ट्रास्ट, वाइट टेक्स्ट, ब्लैक टेक्स्ट और व्यू शेड्स, जिसके आपको शेड्स नज़र आ जाएंगे उस कलर के। तो आप जो भी यूज़ करना चाहेंगे आप वो भी कर सकते होंगे। इस टाइम ये वाला सिलेक्ट है करने से कोड ऑटोमेटिकली कोड जी, आप इस पर क्लिक करें तो इसमें इसको रिफ्रेश करें तो खैर इस पर क्लिक करें तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कलर कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। सर इसकी डिटेल में कैसे गए थे? राइट क्लिक करना है, कलर की डिटेल में यहाँ पर जाके ये मेन्यूज़ और ये आपका ओपन पैलेट कर लें या ओपन इन दी जनरेटर कर लें, सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। सर ये उन्होंने किस तरह किया है? आपने क्लिक किया तो कोड है जावास्क्रिप्ट की मदद से हो जाएगा। ओके जी, ये कलर्स आपका। अच्छा जी, अब आपकी पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ कलर यूज़ हो रहे हैं आप इन 4 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कलर का नेम दे दें, जो 140 स्टैंडर्ड कलर्स हैं उसमें से आपको कोई पसंद आए तो आप दे सकते हैं, वरना हेक्साडेसिमल है, RGB है और HSL है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे यूज़ करने के। HTML कलर नेम्स, HTML बैकग्राउंड्स, जी पढ़ना आगे। CSS बैकग्राउंड्स, आप लोग अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड्स यूज़ कर सकते हैं। द CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आर यूज्ड टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट्स। CSS के अपने होते हैं क्या चीज़? जैसे कलर्स के कोड है ऐसे बैकग्राउंड भी हैं। बैकग्राउंड इमेजेस, बैकग्राउंड आप इमेज यूज़ करेंगे, हम अपनी वो आप लोग अपनी करेंगे। सर पहले बैकग्राउंड कलर था हमने जो अब ये पिक्चर ये बैकग्राउंड इमेज आएगी अब। ओके जी, बैकग्राउंड कलर से आप लोग किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी का आप लोग हैशटैग देखें ये वाला कलर भी दे दें और यहाँ पर FF लिख दें। अच्छा, अगर आप लोग हेक्साडेसिमल का हमने कोड देखा था 6 डिजिट पर FF और F और F, ठीक है जी। अब इसमें देखें ये 2 सेम है, ये वाला 2 भी सेम है और ये 2 भी सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर आप लोग सिंगल लिख सकते हैं बस उनमें से एक, तो कोड ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि दोनों वर्ड जो हैं वो सेम है, इस वजह से सिंगल लिखे गए हैं। तो आप FF लिखेंगे तो ये आपका सेम वही सिलेक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पर F00 कर दें तो ये आपका रेड बनेगा, क्योंकि रेड का कलर है FF0000। तो इन 2 को आप 0 कर दें, इन 2 को भी आप 0 कर दें और इन F को आप सिर्फ F लिख दें तो ये रेड बन जाएगा। वो तो लिख सकते हैं, मीन्स के जो 140 स्टैंडर्ड कलर नेम से हट कर है वो फिर आप हेक्साडेसिमल या RGB भी लिखेंगे तो आप ये कर भी कर सकते हैं।
अगर बैकग्राउंड इमेज है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हेडर में, कहीं पर भी। ओके जी, अब आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर मेन, और मेन के अंदर आपके पास एक डिव आ जाता है। उस डिव को आप आईडी दे देते हैं हीरो सेक्शन के नाम से, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट का हीरो सेक्शन बन जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये तो कोडिंग के लिए, उसका सेक्शन नज़र आएगा। ये अब आपका लेट्स सपोज अबाउट सेक्शन, ये आपका फीचर्स का सेक्शन, और ये आपका वाई चूज़ अ सेक्शन, ये आपका फैक्स सेक्शन, और ये आपका न्यूज़ लेटर सेक्शन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सब्सक्राइब का होता है, अपनी ईमेल दें, सब्सक्राइब करें और वो न्यूज़ लेटर में ऐड हो जाते हैं। सर ये फैक्स का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सर अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि जी कि फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, तो क्या आप लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं और किस किस एरिया में करते हैं, क्या टाइम वगैरह है, ओपनिंग टाइम क्या, क्लोजिंग टाइम क्या है, तो ये सारी चीज़ें फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आ जाती हैं। ओके, कुछ इस तरह के सेक्शंस आपके वैसे बस बनाई हैं। तो हीरो सेक्शन को अगर आप टारगेट करना हो, आईडी को अगर टारगेट करना हो, तो अगर आप डिव को टारगेट करें तो जितने भी डिव हैं सारे हो जाएंगे। आप लोग हैशटैग हीरो सेक्शन और इस तरह टारगेट करेंगे तो सिर्फ वो वाला टारगेट होगा। बैकग्राउंड कलर आप लोग बीच कर दें। अच्छा, अब ये हीरो सेक्शन जो है इस टाइम डिव है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी? 100% होगी, लेकिन हाइट कोई भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट या कंटेंट नहीं है मज़ीद, तो उसकी हाइट 0 है इस टाइम, ठीक है। तो आप लोग इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, विड्थ से विड्थ, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ही है, और हाइट से लेट्स सपोज आप लोग 500 पिक्सल्स करते हैं। सेव करें, अपने कोड में आए तो ये आपके पास हीरो सेक्शन आ गया, ठीक है। ये आपका हीरो सेक्शन मेन एलिमेंट के अंदर है। हमने वो H1 वगैरह को रिमूव कर दिया है ना, H1 को हमने कमेंट किया है। मेन के फ़ौरन बाद ये आपका हीरो सेक्शन, यहाँ पे बेशक लिखते हैं H1 हीरो सेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं आप अबाउट सेक्शन, तो आपका हीरो सेक्शन, और ये आपका यहाँ से अबाउट सेक्शन। तो इसकी जो हाइट है वो है 500 पिक्सल, इस वजह से आपको ये ऐसा नज़र आ रहा है। और H1 को हमने टारगेट किया हुआ है। सर ये टेक्स्ट लाइन सेंटर भी खुद हो गया? नहीं ना, हमने H1 को टारगेट किया हुआ है। जितने भी H1 है उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करके रखो। सर ये फाइल लिंक करने का दोबारा बताना। index.html में जाके हेड में लिंक, ये कस्टम CSS हम ना लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी है, ना भी लिखें तब भी काम करेगा। आपके पास आप CSS के जब लास्ट लेक्चर ले रहे होंगे, माइट भी पॉसिबल आपके पास कोई 10-15 फाइल्स हो लिंक करने वाली, CSS के अलावा, CSS सिर्फ CSS की, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी फाइल कहाँ पे लिंक है? वैसे तो पता लग ही जाना है, href में आपको नज़र आ जाएगा, कमेंट कर देंगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, जल्दी ढूंढ लेंगे। और अपना कोड आप किसी और डेवलपर को देंगे तो उसको मालूम होगा कि यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे ये वाली लिंक है फाइल, यहाँ पे ये वाली लिंक है। आपकी वेबसाइट कूलर्स रिस्पॉन्सिव जो आप कह रहे हैं वो भी हम साथ साथ सीखेंगे, आपका टॉपिक आएगा बाद में, ठीक। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल कूलर्स की वेबसाइट है, ठीक है। ये इसका हेडर है, हेडर के अंदर नैप बार यूज हुए हैं, ठीक है। ये बटन, एक ये लिंक और एक ये वाला लिंक। उसके फ़ौरन बाद ये आपका मेन एलिमेंट में ये आपका हीरो सेक्शन है जो आपको मेन पे नज़र आता है। जैसे आप लोग वेबसाइट विजिट करते हैं
उसे हीरो सेक्शन कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट दी जनरेटर ख़त्म करते हैं, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स ख़त्म करते हैं, तो हम कहाँ पे ढूंढते फिरेंगे, या इनकी वेबसाइट का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा कि ये अपनी वेबसाइट में करवाना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ कलर पैलेट जनरेटर। उसके बाद ये कुछ इसके सेक्शंस, एक सेक्शन मज़ीद है जिसमें आप कह लें कि फ़ीचर सेक्शन या फिर एप्लीकेशन सेक्शन का नाम दे दें कि इसमें ये iOS की ऐप है, एंड्रॉयड की ऐप है, फिग्मा प्लगइन है, क्रोम एक्सटेंशन है और एडोब एक्सटेंशन है। तो ये आपका ऐप सेक्शन हो गया। उसके बाद कुछ मज़ीद सेक्शन का नाम दे दें और ये फिर लास्ट में आपका वैसे फुटर आ गया। ठीक है, तो इस वेबसाइट में वैसे इतने सेक्शंस हैं। आप लोग सीरत की वेबसाइट में आ जाएं। फिग्मा प्लगइन क्या होता है? फिग्मा एक वेबसाइट है जिसमें वेबसाइट को डिज़ाइन जो किया जाता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो यूज़ करते हैं फिग्मा और एडोब एक्सडी। उससे आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया जाता है, जो PSD फाइल वगैरह आपको मिलती है फिग्मा की फाइल। सर अगर कूलर को अगर एक्सटेंशन ऐड कर दे क्रोम पे क्या फ़ायदा होगा? आप मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरा ख्याल आप कहीं पे भी जाके उसको एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते होंगे बजाय कि उसकी वेबसाइट पर रहें आप। ठीक है, बल्कि हाँ नहीं, इसकी एक्सटेंशन का ये है कि आप एक्सटेंशन करें, जैसे ही आप न्यू टैब ओपन करते हैं ना तो आपको यहाँ पे वो कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, उसके ट्रेंडिंग कलर्स वगैरह कह लें। एक बार मैंने किया था, मुझे याद आ गया। साइन इन और लॉगिन बस वर्ड का डिफरेंट है। साइन इन के साथ साइन अप यूज़ होता है, लॉगिन के साथ रजिस्टर यूज़ होता है, दो वर्ड का। तो ये आपका जब भी न्यू टैब ओपन करेंगे आपको इस तरह वो कलर पैलेट ही नज़र आएंगे। ये हो गया, ठीक है, आप लोग खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर आएँ, ये आपका हेडर, उसमें नैव्स यूज़ हुए में, ये आपका हीरो सेक्शन। अपने असाइनमेंट भी थी उसमें भी वो ये देखिए वो जो हेडर है उसके और फुटर के दरमियान एक लाइन है, जो अपने असाइनमेंट भी उसमें भी लाइन थी, वो नहीं कहीं से भी किसी से। हेडर और फुटर, इसमें फुटर तो है ही नहीं, ये दोनों ही हेडर है। ये भी आपका हेडर है, ये भी हेडर है। ये बॉर्डर यूज़ होता है बेसिकली। ये वैसे बॉर्डर यूज़ है, HR तो आप लोगों ने यूज़ किया वैसे टेम्परेरी। अच्छा, ये हीरो सेक्शन इसका, ये इसका कुछ मैसेज सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसका वाई चूज़ अ सेक्शन हो गया, ये इसका लाइब्रेरी सेक्शन, ये इसका कोर्सेज सेक्शन हो गया, ये वीडियो सेक्शन हो गया, ये फैक्स सेक्शन हो गया, सोशल मीडिया सेक्शन और टेस्टिमोनियल सेक्शन, डेली अपडेट सेक्शन। ये वाला ये CSS, यही अभी जो टॉपिक है ना वो यही है, बैकग्राउंड इमेज का। ये सारे एक पेज आप स्क्रॉल कर रहे हैं, वो इमेज की चेंज हो रही है, कैसे इमेज चेंज हो रही है? नहीं मतलब कि फिक्स्ड है ना, तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड हो जाता है। ये जो फुटर है नीचे आपने बनाया वो भी इमेज है? ये जो मेहराब बने हुआ पर ये इमेज है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक किया करें, इंस्पेक्ट करें, ये आ जाए और ये आपकी इमेज। यहाँ से हम लिंक भी कॉपी कर सकते हैं ना इसमें? कर सकते हैं। ऑल राइट, इसके बाद सर ये आपने डिजाइनर से बनवाई थी इमेज, ये कॉपी की थी गूगल से? ये वाली, हाँ जी, ये किसी वेबसाइट से मिली थी मुझे, ये वाली इमेज। अब ऐसा होता है ना, जैसे कोई क्लाइंट आ गया हमारे पास, उसके अंदर एक स्पेसिफिक इमेज लगी हुई है, वही तो हमें प्रोवाइड करेगा, वो क्लाइंट वो प्रोवाइड, डिजाइनर बना के देगा। वो डिज़ाइनर बना के देते हैं। ये वेबसाइट आपने बनाई थी सर? जी ला। अच्छा जी, जो उर्दू लिखी हुई है कि किस तरह? उर्दू आप लोग के पास कीबोर्ड है ना, जिस तरह ये भी आप लोग इंग्लिश लिख रहे हैं। एट सपोज आपका नाम फैज़ रसूल, आप लोग कन्वर्ट करें यहाँ पर इंग्लिश से उर्दू में, और सर हर कीबोर्ड में उर्दू होती है?
जी सॉफ्टवेयर ही है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन सा? सॉफ्टवेयर आपका है mbilalm.com, यहाँ से है पाक उर्दू इंस्टॉलर। इस पर क्लिक करेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो आपके सिस्टम में भी उर्दू आ जाएगी। सर आपको तो अंदाजा हो गया ना कि ये बड़ी ये जी वैसे होता डिफरेंट ही है, डिफरेंट होता है मतलब कि जैसे कीबोर्ड का एबीसी का लेआउट है ना, ऐसे उर्दू का अलग लेआउट जी, मिलते जुलते हैं वैसे। ऑन स्क्रीन जैसे आ जाता है कीबोर्ड इंग्लिश का, ऐसे ये उर्दू करेंगे, ये उर्दू का भी आ जाएगा। उर्दू भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो याद नहीं होगा, तो वो यहाँ से पता चलेगा देख नहीं, आपको ये वो यहाँ से पता लग जाएगा ना, आप लोग यहाँ पे जाएंगे और उर्दू कीबोर्ड लेआउट इस पर क्लिक करें तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि ए से क्या लिखना है, एस से क्या आएगा, डी से क्या आएगा, एफ से क्या आएगा, जी से क्या आएगा। बाकी साथ दिखा दे देंगे। चलो जी, बैकग्राउंड वाला फिर कल करेंगे इंशाल्लाह।